हम्म। देखो हम करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम डिराइव करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। एंड इस चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सिंपल शब्दों में बताऊंगा। एंड आपके एग्जाम पर्पज से जितना आपको जानना चाहिए उतना बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे स्टेडी और स्ट्रीम लाइन को छोड़ के, हमने किए थे स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, यानी कि जो फ्लूइड रुका हुआ है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल असल में बताता है कि डायनेमिक फ्लूइड अगर है, यानी कि कोई बहता हुआ फ्लूइड है, मूविंग फ्लूइड है, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, बस उसके बारे में। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, ये बीकर रखा है, ये आपका सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है आपका पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इधर प्रेशर निकालना है। तो सिंपली हमने क्या किया, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, जहाँ पे एच क्या है, हाइट है, यानी कितनी हाइट में आपका प्रेशर है, ठीक है। तो अभी तक हम इस तरीके से निकलते आ रहे थे, पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर फ्लूइड क्या था, स्टैटिक था। पर हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है किसके बारे में, डायनेमिक फ्लूइड के बारे में, ओके। यानी कि अब क्या होगा, मूव करने वाला फ्लूइड होगा। तो उसमें प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होता है, बर्नौली प्रिंसिपल असल में उसी के बारे में बात करता है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो ऐसी होती है, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। या फिर इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते थे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि ऐसे तो 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं। तो ये है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन जो कि हमको डिराइव करनी है। सिंपल सी बात है। एंड डिराइव करने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसका जो डायग्राम है वो, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो ये देखो, बुक में ना आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ्लूइड बह रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप से। यानी कि एक एंड पे उसका एरिया मान लो अगर A1 है, तो दूसरे एंड पे उसका एरिया कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ मान लो एरिया कितना है, A2। यहाँ से फ्लूइड जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ से जा रहा है तो प्रेशर कुछ और होगा P1, यहाँ से जा रहा है तो प्रेशर कुछ और होगा P2। ऐसा क्यों बोला मैंने, P1 P2 प्रेशर क्यों आया, क्योंकि देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, अलग अलग है। और ये भी जान लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट है। अगर ये आपका ऐसा सरफेस है, ये हाइट H1 है और ये एंड जो है सरफेस से H2 हाइट पे है, मतलब कुछ ना कुछ अलग ही है। ऑब्वियसली यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि H2 इज ग्रेटर देन H1। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब देखो होगा क्या, यहाँ प्रेशर P1 एरिया A1, यहाँ प्रेशर P2 यहाँ एरिया A2। क्योंकि यहाँ का एरिया अलग है तो यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल बहेंगे, यानी कि फ्लूइड बहेगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी। सपोज करते हैं उसकी वेलोसिटी V1 होगी, और यहाँ जो बह रहा होगा यहाँ भी एरिया अलग है तो उसकी वेलोसिटी V2 होगी। एरिया अलग तो वेलोसिटी अलग, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ए है एरिया, V है वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि फ्लूइड यहाँ से देखो, जहाँ P1 प्रेशर है, ये इस एंड से फ्लूइड इस एंड से बाहर आ रहा है, यानी कि यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक। अब इस केसेस में ना कितने तरह के वर्क हो रहे हैं, हमें वो देखना है। और एंड में लगा देनी है अपनी सिंपल सी वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले क्या फाइंड करना है, इसमें टाइप्स ऑफ वर्क, कौन कौन से वर्क डन हो रही हैं, और लगा देनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप को पता हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है तो फिर बता दो जरा, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये थ्योरम सिंपल से इतना कहती है कि आपने जितना भी वर्क किया है सिस्टम के ऊपर, वो बराबर हो जाता है कि आपने उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज लेके आया, उसके बराबर। जैसे मान लो एक कार खड़ी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फिर तुमने उसको धक्का मारा, उसकी फाइनल वेलोसिटी v। अब कार की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया उसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो वही तुम्हारा वर्क डन भी होगा। सिंपल सी बात है, ये एनर्जी है, वर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए बराबर भी रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है,
तो आप उसका वर्क डन निकाल सकते हो कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसका वर्क डन बराबर होता है। हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क देखेंगे, मेनली दो होंगे और उसको रख देंगे बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक। टाइप्स ऑफ वर्क डन दो कैसे होंगे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ। एक होगा वर्क डन बाय फ्लूइड, एक होगा वर्क डन बाय क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव फोर्स। बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी वो देखेंगे कैसे आया। देखो है क्या, दो तरह के वर्क डन कैसे हैं पहले वो देखो। बात ये है कि यहाँ से जो फ्लूइड अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। अगर फ्लूइड यहाँ से अंदर जा रहा है तो इसमें प्रेशर कितना है, P1 है, और एरिया कितना है, A1 है। ये आपका फोर्स होगा। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स कितना है, इस एंड पे फोर्स कितना है, प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो इस एंड पे फोर्स कितना है, P1 A1। और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है फ्लूइड का। ठीक। और यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि प्रेशर अलग है, एरिया अलग है, तो वर्क डन भी अलग होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ का वर्क डन और यहाँ का वर्क डन मिलाकर क्या बनाएंगे, वर्क डन बाय फ्लूइड। क्योंकि फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, फ्लूइड यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये वर्क डन बाय फ्लूइड ही तो कहलाएगा। ठीक। दूसरा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जैसे कि आप कह सकते हो स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटी। अभी उसको समझेंगे और डिटेल में, फिलहाल ये देखो कि वर्क डन बाय फ्लूइड निकालना कैसे है। देखो बुक में सिंपली उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ऐसा माना हुआ है कि इस एंड पे और इस एंड पे हम मानते हैं फ्लूइड का जो पोर्शन माना हुआ है उसको मान लिया BD। और कुछ टाइम बाद बोला उन्होंने डेल्टा टी टाइम बाद जो फ्लूइड होगा वो कहाँ पहुंच गया होगा, यही फ्लूइड थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। कहाँ पहुंच गया होगा, CE पोजीशन पे। कई लोग A B A' B' मान के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बुक पे जैसे बताया मैं वैसा कर रहा हूँ। इन्होंने BD और CE, ठीक है, क्या मान लिया, पोर्शन मान लिया फ्लूइड का। कहने का मतलब BD फ्लूइड है पहले, कुछ डेल्टा टी टाइम बाद वो CE पोजीशन पर पहुंच गया होगा। सिंपल सी बात है। या फिर आपको अगर बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से शब्दों में समझना है, तो कुछ नहीं करना, मैं इस एंड का वर्क डन निकाल लूंगा और इस एंड का वर्क डन निकाल लूंगा, खत्म कहानी। यही करूंगा। तो करने का प्रोसेस देखो कैसा है। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, देखो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम चलेंगे सीधा क्या निकालने के लिए, वर्क डन बाय फ्लूइड निकालने के लिए। और वो कैसे निकलेगा, वर्क डन पहले एंड पे उसे W1 मान लो, और वर्क डन दूसरे एंड पे उसे W2 मान लो, दोनों को जोड़ दो, आपका क्या निकल आएगा, वर्क डन बाय फ्लूइड। वर्क डन पहले एंड पे कितना होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले एंड पे फोर्स कितना है, देखो इस एंड पे फोर्स कितना है, प्रेशर इनटू एरिया P1 E1, ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, और वेलोसिटी कितनी थी इस एंड पे V1। तो इस हिसाब से आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला। फोर्स है आपका P1 A1, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है आपका, डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ फिलहाल के लिए डिस्टेंस भी मान सकते हो, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड या फिर कह सकते हो वेलोसिटी, यहाँ V1 है, टाइम लगा डेल्टा टी। अभी मैं बहुत लेम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, इतना कि सबको आराम से समझ में आ जाए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, W2 कुछ नहीं है, W2 क्या है असल में, इस एंड का वर्क डन। इस एंड पे देखो प्रेशर कितना है, P2, एरिया कितना है, A2। फिर वही बात, डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, V2 डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी V2 है, टाइम लगा डेल्टा टी। ठीक। पर ध्यान देना यहाँ माइनस लगाऊंगा, P2 A2 और V2 डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया होगा, बहुत से लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो ये भी देख लो। देखो बात क्या है ना, प्रेशर जो है ना, इस एंड पे इस ओर लग रहा है प्रेशर, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मेनली। तो इस एंड से यहाँ पे लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, और ये प्रेशर बाहर से अंदर की ओर लग रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं। फोर्स है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वहां डायरेक्शन मैटर करता है, तो लग गया नेगेटिव साइन। तो P1 A1 V1 डेल्टा टी,
और माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अब देखो बात क्या है ना, बुक के अंदर क्या किया है इन्होंने, A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी इसको कॉमन मान के डेल्टा V लिख दिया है इस तरीके से। अब ऐसा क्यों किया, उसका भी सिंपल सा रीजन है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया हो गया तुम्हारा ये, और हाइट तुम्हारी, मतलब हाइट माने यहाँ डिस्टेंस ही हो गया V1 डेल्टा टी। और यही तुम्हारा A2 V2 डेल्टा टी के लिए भी सेम होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मास होता है भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं। तो जो फ्लूइड का पोर्शन हम मान रहे थे उसका मास डेल्टा एम मान लो, डेंसिटी चेंज होती नहीं है। और वॉल्यूम डेल्टा वी मान लो, या वी मान लो फिलहाल, अगर पहले वाले एंड के लिए मान रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना है, A1 V1 डेल्टा टी। और अगर दूसरे वाले एंड के लिए मान रहे हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, इंटू डेंसिटी करके रो A2 V2 डेल्टा टी। एक एक करके इसको डेल्टा एम के बराबर लिख लो, यानी कि कहने का मतलब डेल्टा एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो A1 V1 डेल्टा टी। तो यहाँ से मुझे करना क्या, इस वाले पोर्शन का वैल्यू निकाल लेना है, जो कि मैं क्या कर दूंगा, मैंने गलती से रो 1 लिख दिया, रो 1 नहीं होगा। देखो इस वाले को छोड़ दो, यानी कि रो 1 नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी चेंज थोड़ी होती है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ A1 V1 डेल्टा टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो डेंसिटी को भेजने पड़ेगा मास के नीचे। तो डेल्टा एम अपॉन रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, A1 V1 डेल्टा टी। और बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यही चीज सेम टू सेम A2 V2 डेल्टा टी के लिए भी होगी। तो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। कहने का मतलब ये है, वो जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी है वहां पर A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी, इन सभी की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल्टा एम बाय रो, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, है कि नहीं। इसकी जगह पे और इसकी जगह पे क्या निकल आएगा, वर्क डन बाय फ्लूइड। तो उसको अच्छे से अगर लिखूं तो ऐसा लिख पाऊंगा, वर्क डन बाय फ्लूइड कितना आ गया आपका, P1 फिर डेल्टा एम अपॉन रो, फिर माइनस का P2 फिर अगेन डेल्टा एम बाय रो। तो यहाँ डेल्टा एम बाय रो आ गया कॉमन, और क्या आ गया यहाँ पे P1 माइनस P2, जो कि क्या आ गया, वर्क डन बाय फ्लूइड। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको सिर्फ डेरिवेशन जो हम लिख रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन सिर्फ यही लिखनी है एग्जाम में, आपको पूरा समझा के एक्सप्लेन करना होगा, जिसका डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी बस मैं यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। आपको बीच बीच में थ्योरीज भी ऐड करनी होगी, जो भी चीज़ मैं बोल के बता रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब ये है कि हमको जो दो वर्क डन निकालने थे ना, है कि नहीं। ये जो वर्क डन है इसमें दो पार्ट है, पहला है वर्क डन बाय फ्लूइड, दूसरा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमने क्या कर लिया है, मैंने वर्क डन बाय फ्लूइड निकाल दिया है, ठीक। अब क्या निकालूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाद में इसको ऐड करके यहाँ रखूंगा, उसको बराबर करूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का पहले मतलब समझो कि होता क्या है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, जहां पर जो वर्क डन है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर, और कुछ नहीं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, स्पेलिंग यार, अच्छा अगले पन्ने से लिखता हूँ इसे, बढ़िया। देखो वर्क डन बाय क्या करना है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये असल में देखो क्या होता है, माइनस का डेल्टा यू होता है। बुक में देखो ना ऐसे मेंशन नहीं किया माइनस का डेल्टा यू, उन्होंने क्या किया, इस पोर्शन को राइट हैंड साइड भेज दिया है। फिर भी वो बात एक ही पढ़नी है, मतलब इसका होता क्या है वो देखो। जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है, एग्जांपल के लिए यहाँ तो ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटी जो वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। सोचो ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल क्या करो, आप एक बॉक्स को मान लो, ठीक है, ये कुछ सरफेस पे है, मतलब मेन सरफेस यहाँ है, ठीक है ना। ग्राउंड ये है, ग्राउंड ग्राउंड ये है। आप क्या कर रहे हो, इस बॉक्स को वहां से नीचे फेंक दिया आपने। तो इनिशियल पॉइंट इसका ये था, यहाँ हाइट क्या बोलते हो, यहाँ हाइट कुछ और ले लो, कुछ कुछ भी हो सकती है बेसिकली, यहाँ हाइट एच मान लो फिलहाल। और आपने इसको नीचे फेंक दिया, बॉक्स पहुंच गया यहाँ, और यहाँ हाइट ग्राउंड से कितनी है, 0 है। तो अगर देखोगे तो आपने क्या किया है, आप अगर इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे डेल्टा यू,
तो वो क्या आएगा देखो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम जी हाइट, हाइट कितनी है 0, माइनस का एम जी, और वहाँ हाइट कितनी थी इनिशियली एच। तो कहने का मतलब ये है एम जी जीरो पूरा का पूरा जीरो हो गया, यहाँ कितना आ गया माइनस का एम जी एच। और यही तो आपको क्या था, वर्क डन था, है कि नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, डेल्टा यू का वैल्यू आ गया आपका नेगेटिव। ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इस तरीके से आया है। एक बार दोबारा देख लेना इस चीज को, ठीक है, अगर समझना है तो, वरना आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, ग्रेविटी है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू एफ माइनस यू आई, मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, माइनस साइन अंदर जाएगा, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस साइन, तो माइनस का यू एफ बनेगा, कि ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू आई। सॉल्व करने के बाद यू आई को मैं आगे लिख देता हूँ, यू एफ को लिख देता हूँ पीछे, और ये आ गया आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उसको अच्छे से लिखो, इनिशियली, ध्यान देना, लिखा इनिशियली, कहाँ गया, इनिशियली यानी कि इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास था m, नीचे की ओर g, और हाइट h1, mg h1। यहाँ मास था m, नीचे की ओर g, और हाइट h2। ठीक, कहने का मतलब ये है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh1, और फाइनली कितनी होगी mgh2। तो मोटा मोटी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा इसको अच्छे से ऐसे ऐसे लिख पाऊंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना आ गया मेरे पास, mg बाहर निकाल दूंगा कॉमन, अंदर आएगा h1 माइनस h2, खत्म कहानी। इसको भी, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जो मैंने लिखा था ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो यहाँ क्या करना है, सारे के सारे जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, उसको पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जो मेरा टोटल वर्क डन था ना, वहाँ क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी निकाल चुके हैं, इसकी रखेंगे, और अपना आ जाएगा इक्वेशन। देखो ऐसे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्लूइड कितना था, डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना था मेरे पास, mg h1 माइनस h2। अच्छा देखो, यहाँ डेल टाइम लिखा है, तो यहाँ भी डेल टाइम ही लिखेंगे, कि जिस मास की बात कर रहे हैं, जिस पोर्शन की बात कर रहे थे, उसका मास डेल टाइम था। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो जरा, हाफ मास यहाँ डेल्टा एम, और v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, इतनी बात तो पता होगी आपको। अब देखो, डेल टाइम यहाँ भी, डेल टाइम में भी, डेल टाइम में भी कट जाएगा, कैसे, ऐसे P1 माइनस P2 अपॉन रो, प्लस डेल टाइम कॉमन निकाल लिया ना, जी H1 माइनस जी H2, और यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा तो डेल्टा एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। ठीक, तो इस पूरी चीज में क्या हो गया, डेल टाइम गया कट, और जो बचा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कितना आ गया, P1 माइनस P2 अपॉन रो, प्लस GH1 माइनस GH2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं, या तो एक काम करो, P1 अपॉन रो लिख लो, P2 अपॉन रो लिख लो, इसको अलग कर लो, देखो ऐसे, P1 अपॉन रो प्लस क्या आएगा यहाँ पे, GH1 आएगा, मतलब 1 1 वाले एक साइड कर लो, और इसको यहाँ ले आओ, हाफ क्या, माइनस का हाफ, रो V1 स्क्वायर था, उसको वहां ले आओ, तो प्लस का बन जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन रो, मतलब ये अगर इसको अलग करूँ, रो को इसके नीचे लिखूंगा और इसके नीचे लिखूंगा, तो ये P1 अपॉन रो प्लस का बनेगा, माइनस का P2 अपॉन रो माइनस का बनेगा, पर इसको इक्वल टू के उस साइड लेकर जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा P2 अपॉन रो। वैसे ही यहाँ GH2 है, तो माइनस का यहाँ प्लस का GH2 हो जाएगा, और यहाँ
ऑलरेडी हाफ वी टू स्क्वायर प्लस का है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम ये कर सकते हो कि ये जो डेंसिटी है इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, बेसिकली एलसीएम जैसा ले लो। तो कुल मिलाकर जो इक्वेशन एंड में बन जानी है वो ऐसी बन जानी है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। खत्म कहानी। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, या जो जैसा पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, तो ये हो गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन। इसके बाद अगला टॉपिक है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स करना है, एक डायनेमिक लिफ्ट है वो करना है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी।